लेट चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है, इसमें क्या है कि जो लेट चाइल्डहुड पीरियड है वो जब बच्चा 5 इयर्स का हो जाता है, उसके बाद जो 12 इयर्स तक एक चाइल्डहुड स्टेज होती है, उसके बारे में हम करेंगे। जैसे कि हमने इन्फेंसी स्टेज में किया कि बच्चा बिल्कुल जीरो बर्थ से लेके 5 इयर्स तक, उसके बारे में हमने सारा कंप्लीट किया। जब बच्चा 5 इयर्स का हो जाता है तो उसमें काफी इमोशनल मैच्योरिटी और सोशल उसके इंटेलिजेंस, काफी सारे फैक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम इसमें करेंगे इस टॉपिक में। सो लेट चाइल्डहुड स्टेज, दिस पीरियड स्टार्ट एट एज ऑफ 5 एंड एंड्स एट 12 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, इट बिगिंस विद द एंट्रेंस टू स्कूल एंड एंड्स विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, आप स्कूल में होते हो 5 इयर्स में, बच्चा आज की डेट में तो प्री नर्सरीज एंड ऑल आर देयर, एंड 5 इयर्स में उनकी स्कूलिंग होनी शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल एडोलेसेंट एज या अडल्ट की तरफ वो टीनेज जिसे हम कहते हैं वहां तक वो पहुंच जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल चेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होंगे, बॉडी में भी चेंजेस है, उसको कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी है, इमोशनल लेवल पर भी है और सोशल लेवल पर भी है। द एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड वाइडन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका एनवायरमेंट और भी ज्यादा वाइडनिंग होती रहती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के जुड़ते रहते हैं। दिस पीरियड इज मेड रिच बाय वेरिड एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स एंड पर्सन। सो इसमें हम करेंगे बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड देन इमोशनल डेवलपमेंट, और जो सोशल डेवलपमेंट आल्सो इज नॉट रिटन हियर, तो एंड मोरल डेवलपमेंट आल्सो। ठीक है, तो बच्चे की कैसे फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मोरली वो कैसे डेवलप हो रहा है ड्यूरिंग दिस एज, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन कम्स फिजिकल डेवलपमेंट। यस, सो फिजिकल डेवलपमेंट जो है बच्चे का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट में, एक मिनट में आप स्लाइड शुरू करें। Physical development includes both growth and the ability to use muscles and body parts of particular skills. देखिए, जैसे छोटा बच्चा है वो धीरे धीरे चलता है, ठीक है, उसकी जो बॉडी मूवमेंट या कोई भी काम करने का जो भी उसका सिस्टम है वो स्लो है, लेकिन जैसे ही वो 5 इयर्स से लेके 12 इयर्स तक उसकी बॉडी में जो पूरा कोऑर्डिनेशन आ जाता है, वो अच्छे से अपनी स्किल्स जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो बहुत फर्क है बिल्कुल छोटा बच्चा और जो थोड़ा मैच्योर बच्चा, जैसे वो 7-8 इयर्स का जो बच्चा है और बिल्कुल 2-3 इयर्स के बच्चे की, उनकी आप देखोगे वॉकिंग और उनका बैठने का या काम करने का तरीका, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, उसमें ज्यादा आपकी मैच्योरिटी और बहुत ज्यादा कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, so both gross large muscle movements and fine small movements. Motor skills contribute to physical development and children often learn a set of skills by a certain age. ठीक है, तो इसमें आपकी मसल मूवमेंट्स भी और जो स्मॉल फाइन मूवमेंट्स हैं, लाइक अपने हैंड से आप कुछ भी ड्राइंग कर रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ठीक है, वो वाली जो बिल्कुल फाइन मूवमेंट्स होती हैं, और जो बड़ी मूवमेंट्स में आप बिल्कुल जैसे बैडमिंटन खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं या कोई भी और कोई स्किल कर रहे हैं, तो उस पर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होगा। Yes. So height and weight. Coming to the height and weight part, चाइल्ड का उसमें हाइट काफी लंबी हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बिल्कुल जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी जो हाइट होती है वो ज्यादा जल्दी से ग्रो करता है एज कम्पेयर टू दिस एज। इसमें थोड़ी सी स्लो है, स्टेडी और यूनिफॉर्म ग्रोथ है। ठीक है, जब बच्चा 12 साल की उम्र का हो जाता है तो उसकी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 56 इंच ऑफ हाइट एंड 85 पाउंड्स ऑफ वेट तक पहुंच जाता है। देन कम्स बॉडीली प्रपोर्शंस। ठीक है, हम अगर बात करें बॉडी के प्रोपोर्शन की, तो ओवरऑल जो अपीयरेंस है जो बच्चे की दिखती है, उसमें दिखता है कि जो उसकी नोज होती है वो बड़ी हो जाती है, लोअर जो जॉ होता है उसका साइज भी बड़ा हो जाता है, आर्म्स, लेग्स जो है उनकी जो लेंथ है, लंबी लंबी टांगे, लंबे लंबे उसकी बाजुएं ये बढ़ जाती हैं। ठीक है, और उसका जो पतला होना शुरू हो जाता है वो,
थिननेस आ जाती है उसमें, और एक अगली सी आउटलुक रहती है। तो इस एज में बच्चे ज्यादा बहुत क्यूट नहीं आपको दिखेंगे, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, बट जनरली इस बच्चों में उनकी जो लंबे हो रहे होते हैं, तो बॉडी का स्ट्रक्चर, फेस का स्ट्रक्चर तो ज्यादा क्यूट नहीं नजर आते। छोटे बच्चे ज्यादा आपको दिखेंगे क्यूट से, लेकिन इस एज में उनकी जो हाइट हो रही होती है तो उसके साथ थोड़े से वो अगली लुक आनी शुरू हो जाती है। नॉट दैट अगली मीन्स वैसा नहीं वो रहते हैं। देन कम्स ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल। ठीक है, इसमें रैपिडली ग्रोथ होती है, मस्कुलर ग्रोथ होती है, और जो भी इसकी कोऑर्डिनेशन है उसमें काफी अच्छा उनका कोऑर्डिनेशन आ जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें इतनी मस्कुलर ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इस एज में उनकी बननी शुरू हो जाती है, फाइनर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो जाती है, और वो अच्छे से अपनी मोटर स्किल्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। देन कम्स टीथ। टीथ की बात करें तो इसमें जो उनके दांत है वो गिरने शुरू हो जाते हैं, और परमानेंट जो टीथ है वो आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस सारी एज में इनके वही परमानेंट टीथ एक बार आ ही जाते हैं। देन इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है वो बहुत ही स्लो रेट से चलता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड। उसमें क्या होता है, इन्फेंसी स्टेज में बहुत जल्दी से ग्रोथ होती है नर्वस सिस्टम की, एकदम बच्चे का नर्वस सिस्टम जीरो से एकदम से वो काफी लेवल पे पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ इस स्टेज में ग्रोथ तो हो रही होती है नर्वस सिस्टम की, लेकिन उसकी जो रेट है वो थोड़ा स्लो होता है एज कंपेयर टू इन्फेंसी स्टेज। देन कम्स सेंस ऑर्गन्स एंड मोटर ऑर्गन्स। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स ऑल ऑफ यू नो, हम कैसे देख पाते हैं, सुन पाते हैं, है ना, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं तो ये काफी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं बच्चों के। और मोटर ऑर्गन्स भी हैं जो आपकी बॉडी की मूवमेंट्स, आपकी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें जो हैं बहुत अच्छे से इस स्टेज में डेवलप हो जाती है। देन कम्स डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इन्फेंसी स्टेज में भी बहुत वो था, टेंडर था, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा बच्चों को लूज मोशंस लग जाते हैं, इस स्टेज में भी टेंडर ही है, वो जल्दी से कुछ भी इन्फेक्टेड चीज खा लें तो उनका पेट अपसेट हो जाता है, और इसलिए उस मदर्स को या पेरेंट्स को घर में खाने पीने का और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। देन कम्स सेक्स डिफरेंसेस। सेक्स डिफरेंसेस में हम ये देखते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं इस एज में काफी डिफरेंट होते हैं इन ऑन एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। जो गर्ल्स होते हैं दे आर मच टॉलर एज कंपेयर टू बॉयज। ठीक है, इस एज में गर्ल्स ज्यादा आपको लंबी नजर आएंगी, ठीक है, उनका वेट भी ज्यादा होगा, और बॉयज जो होंगे वो थोड़े छोटे होंगे, लेकिन लेटर स्टेजेस में आके बॉयज ज्यादा लंबे हो जाते हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट। Then comes intellectual development. Intellectual development means cognitive development. कैसे बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल कैसे डेवलप होता है फ्रॉम 5 years ऑफ एज टू टिल 12-13 years। तो इसमें बच्चे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं अपनी लाइफ के, वो काफी अच्छे से उसकी परसेप्शन बढ़ जाती है लाइफ को समझने की, एक्सपीरियंसेस लेने की, और वो अपना जो उसका मेंटल हॉरिजन होता है वो काफी ब्रॉडनिंग हो जाती है, और काफी चीजों को वो एक्यूमुलेट कर पाते हैं। सो हियर इट कम्स फर्स्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप देखेंगे कि छोटा बच्चा सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स या छोटी छोटी लाइंस बोलता है, लेकिन इसमें इस स्टेज में आके जैसे बच्चा 12 साल का हो जाता है उसके पास दे हैव अ वेरी रिच वोकैबुलरी, ठीक है, और वो बहुत ही अच्छे से सेंटेंसेस बहुत ही फ्लुएंसी के साथ बोलना शुरू कर देता है, कंफ्यूजन नहीं होता उसके माइंड में बिल्कुल भी, काफी सारे फ्रेजेस आइडियम्स यूज करने लग जाता है, और उसका जो फेवरेट टॉपिक होता है ना, किसी भी टॉपिक पे वो बहुत अच्छी खासी लंबी डिस्कशन कर सकता है, अपने डेली एक्सपीरियंसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है, और जो भी सोसाइटी में या जो भी उसके सर्कल में चल रहा है उसके पास बहुत अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है, और उसका जो माइंड है वो बिल्कुल खुल जाता है, कंप्लीटली ओपन, और वो काफी नॉलेज, काफी इंफॉर्मेशन उसकी स्टोर होती रहती है, एंड बहुत ज्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी होती है ये सारी चीजें सीखने की। तो इस तरह से बच्चे में इस एज में जो लैंग्वेज जो होती है बहुत अच्छे से उनकी कमांड आ जाती है, एंड दैट डेवलप अप टू द फुलेस्ट पोटेंशियल। देन कम्स क्यूरियस क्वेश्चंस।
क्यूरोसिटी, जैसे कि हमने किया कि बिल्कुल छोटा बच्चा भी बहुत क्यूरियस होता है जब वो इन्फेंसी स्टेज में होता है, क्योंकि उसके लिए वर्ल्ड बिल्कुल न्यू होता है, तो वो जस्ट वांट टू नो हाउ दिस इज हैपनिंग, क्या है, व्हाट इज दिस, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जब बच्चा इस एज में आ जाता है तो वो अपने एल्डर्स से, अपने पेरेंट्स से, टीचर से काफी सारे क्वेश्चंस करता है और उनसे आंसर लेने की कोशिश करता है, और उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डीप अंडरस्टैंडिंग के होंगे। वो पूछेंगे व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ये क्या है, ये बिल्कुल फैंसी स्टेज में होंगे, लेकिन इस स्टेज में वो ज्यादा डेप्थ में जाना शुरू कर जाता है। देन कम्स डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग। ठीक है, पावर ऑफ थिंकिंग जो है मीन्स आपका नर्वस सिस्टम जो है, थिंकिंग जो पावर है वो काफी डेवलप हो जाती है इस एज में। उनके अंदर क्यूरियोसिटी के साथ साथ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी है, रीजनिंग है, रिमेम्बरिंग है, रिकॉलिंग है, अटेंशन दे सकते हैं, उनकी थिंकिंग स्किल्स है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। ये सारी चीजें जो फैकल्टीज हैं थिंकिंग से रिलेटेड, वो सब बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। इस एज में बच्चा वही जानना चाहता है कि व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड हाउ दिस इज हैपनिंग, तो वो इसमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज में चला जाता है। सो पावर ऑफ थिंकिंग जो हम कह सकते हैं, ज्यादा जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो इस एज में काफी क्वाइट डेवलप हो जाती है। देन कम्स सेंसरी इक्विपमेंट। अब सेंसेस इसमें भी काफी डेवलप्ड है इस एज में, तो उसकी जो अपनी परसेप्शन है, वो कैसे परसीव कर रहा है किसी भी चीज को, वो काफी डेवलप हो जाती है। उसका जो सेंस है और सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, ये सब चीजें उसकी सेंसेस को काफी स्ट्रॉन्ग करती हैं। और उसकी जो मेमोरी है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जो भी वो परसीव कर रहा है उसकी मेमोरी में स्टोर होता जाता है। उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढना कि हाँ ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, वो भी काफी डेवलप हो जाती है। और काफी चीजों को वो जनरलाइज करने लग जाता है अपनी लाइफ में। जो जो इसके एक्सपीरियंसेस आते हैं तो उन चीजों को अपनी मेमोरी में स्टोर रहते हैं उसके, और वो एक सेट, कंप्लीट सेट ऑफ जनरलाइजेशन पर आ जाता है। Then comes import of reality into the world of imagination. इस पीरियड में बच्चा ये रियलाइज करता है कि जो वर्ल्ड है ना, जो उसके सामने जो दिख रहा है वो कंप्लीटली रियल वर्ल्ड है। ठीक है, जो वो देख रहा है, जो वो फील कर रहा है, दैट इज द रियल वर्ल्ड। बिल्कुल जब छोटा था, इन्फेंसी स्टेज में था, तब उसको चाहे वो कार्टून देख रहा है, चाहे वो इमेजिन कर रहा है, तो चाहे उसे जो दिख रहा है वो सब एक ही लगता है। लेकिन इस स्टेज में उसको डिफरेंस फील हो जाता है। उसको ये भी पता चल जाता है कि इमेजिनेशन क्या है और रियल वर्ल्ड क्या है, और वो ज्यादा रियल वर्ल्ड में ही रहना पसंद करता है, और इमेजिनेटरी वर्ल्ड को वो थोड़ा थोड़ा दूर करना शुरू कर देता है। और जाता भी है इमेजिनेशन में, पर थोड़ी देर के लिए। मैक्सिमम वो रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करना ज्यादा पसंद करता है। देन कम्स डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट्स। अब कंसेप्ट्स जो है काफी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं बच्चों के विद टाइम। वो काफी इनके जो आइडियाज होते हैं कि लाइक लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है, उस चीज को वो समझना शुरू कर देते हैं कंसेप्ट। छोटे बच्चों को डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं समझ आएगा कि ये क्या किलोमीटर्स क्या होते हैं, डिस्टेंस क्या है, नहीं पता होता। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन अब इनकी इस स्टेज में आके ऐसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। देन कम्स डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चे के पास बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो उनके जो इंटरेस्ट्स हैं वो भी काफी ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। इनफैक्ट उनके पास बहुत ज्यादा वैरायटी हो जाती है। लाइक दे स्टार्ट रीडिंग बुक्स अबाउट ट्रैवल, बायोग्राफीज ऑफ साइंस, एडवेंचर, फेरी टेल्स, टेल्स ऑफ क्राइम, मिस्ट्री, इस तरह की बुक्स वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कलेक्शंस करने में। आपने देखा होगा स्टैम्प कलेक्शन करेंगे, या फिर छोटे पिक्चर्स की कलेक्शंस करेंगे। तो इस तरह की चीजें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। रेडियो पे सुनना, मूवीज देखना, तो ये सब चीजें उन्हें बहुत अपीलिंग लगती है। तो इस स्टेज में उनकी जो इंटरेस्ट है वो काफी वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट वो एक्यूमुलेट कर लेते हैं, एंड दे एंजॉय आल्सो। सो दिस इज द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पार्ट। तो किस तरह से बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज। देन कम्स इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशनल
डेवलपमेंट मीन्स इमोशंस। जैसे ही बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो उनके इमोशंस जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही जल्दी बिगड़ जाते हैं कैसे। वो बिल्कुल अपने टेंट्रम्स शो करेंगे, अगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा मार्केट में चले जाओ तो वो रोने लग जाएंगे, लेट जाएंगे बिल्कुल जमीन पर कि हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। तो ये होता है इन्फेंसी स्टेज में, लाइक टिल 5 years। उसके बाद बच्चों में सेंस आनी शुरू हो जाती है, जब पेरेंट्स किसी चीज के लिए मना करते हैं तो दे डू नॉट एग्री टू मच। ठीक है, अगर नहीं मिला है दे रिक्वेस्ट एंड देन दे डू अंडरस्टैंड, तो वो थोड़ा चुप कर जाते हैं। इस तरह से वो शोर नहीं मचाते हैं, क्योंकि उनके उनके अंदर फीलिंग तो होती है लेकिन उनके अंदर एक इमोशनल कंट्रोल आ जाता है। दे स्टार्टेड ओबेइंग द रूल्स रेगुलेशंस, जो भी उनके नॉर्म्स हैं घर के, वो सारी चीजों को वो समझना शुरू कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बच्चों में इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। वो अपने जितने भी अंदर जो भी इमोशंस हैं उन पर दे स्टार्ट कंट्रोलिंग देम। सो इमोशनल स्टेबिलिटी जो है, इससे क्या है, दिस इज अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। बहुत ही बच्चे अच्छे से अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। द चाइल्ड नाउ कम्स टू हैव अ कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस। हिज इमोशनल बिहेवियर इज गाइडेड बाय रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अपना वो एक बिल्कुल राइट एक्सप्रेशन देते हैं। उनकी जो फेस पे जो लुक आती है वो बिल्कुल ऐसे बेढंगी नहीं होगी, बिल्कुल उनके जो इमोशंस चल रहे होंगे वो एक बहुत अच्छे से एक्सप्रेस आउट कर पाएंगे। He gets angry but does not let it exhibit। ठीक है, गुस्सा आता है, चलो कहीं शो करना कर भी देते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि वो बिल्कुल अपना गुस्से वाला चेहरा लेकर ही दिखाते रहे हर लोग, हर किसी पर्सन को। वंस मान लीजिए घर में बच्चा बहुत गुस्से में है और वंस कोई रिलेटिव आ गए हैं तो उनके एक्सप्रेशंस जो है वो एकदम से चेंज भी हो जाते हैं। दे नो वेयर टू शो योर एंगर। He gets frightened but tries to show courage and bravery. He is still jealous, maybe of his younger brother or his bright class fellows, but does not cry। ठीक है ना, तो वही है बच्चों में अपने आप को, अगर वो थोड़ा डर भी रहे हैं लेकिन वो अपने फेस पे वो उसको डर को जो है ना आने नहीं देते, अपने आप को ऐसे दिखाएंगे कि यस हमें सब ठीक लग रहा है एंड वी आर वेरी ब्रेव। तो इस तरह से वो प्रिटेंड करना उन्हें आ जाता है इस स्टेज में। और जो उनके अंदर जेलसी होती है अपने सिबलिंग्स को लेके, कह लीजिए अपने यंगर ब्रदर सिस्टर्स जो भी हैं उनको लेके अगर जेलसी होती है तो उसको लेके वो रोते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस चीज को रखते भी हैं। His expression of joy is expressed by a smile and not by a rollicking laughter। ठीक है, अगर खुश हैं तो ऐसे नहीं वो बिल्कुल बुरी तरह से हाँ 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 करते रहेंगे। एक अच्छी स्माइल उनके फेस पे होगी जो कि नोटेबल होगी, तो वो एक बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। He expresses his affection very modestly and on limited occasion। ठीक है, ऐसा है कि जहाँ भी उन्हें अच्छा अफेक्शन फील होता है तो वो उस चीज को भी एक्सेप्ट भी करते हैं, अफेक्शन को शो भी करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि वो हर कोई भी नेबर्स को भी स्ट्रेंजर बहुत ज्यादा जैसे कोई उनकी एप्रिसिएशन कर रहा है या कुछ ज्यादा अफेक्शन शो कर रहा है एंड दे फील स्टिल ओके एंड दे डोंट एग्जिबिट दैट व्हाट दे आर फीलिंग। तो इस तरह से उनको कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे एक्सप्रेस आउट करना है, ये सारी चीजें उनको आ जाती है। Then comes sentiments and complexes। Generally, it is at this stage that sentiments and complexes are formed। ठीक है, sentiments होते हैं आपकी इस एज में कैसा बच्चे के sentiments हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस क्या है वो सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। बच्चे का एक टेम्परामेंट लेवल यहाँ तक डिसाइड हो जाता है। Then comes social development। So you know very well, social development के लिए सोसाइटी चाहिए। तो बच्चे की जो सोसाइटी है वो है उसका घर, उसके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उसके ब्रदर सिस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी घर में मेंबर्स हैं वो सब। देन स्कूल, जहाँ वो पढ़ता है खेलता है, वहाँ के टीचर्स, वहाँ का सिस्टम एंड वहाँ के जो उसके क्लासमेट्स हैं वो सब, प्लस नेबर्स में भी जो फ्रेंड्स हैं, जो सारा फ्रेंड सर्कल है जिनके साथ वो खेलता है वो सब, बाकी रिलेटिव्स जो कि उनको ओकेजनली मिलते रहते हैं। तो सोशल होना बच्चे के लिए इस स्टेज में बहुत ही राइट स्टेज होती है कि किस तरह से बच्चा सोशल हो सकता है और उसका अपना सोशल बिहेवियर को शो कर सकता है। वो खुद से चार्ज ले लेते हैं सोशल बिहेवियर को शो करने का। ठीक है, considerable charge takes place during this period in social behavior।
ठीक है, तो सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है वो खुद से अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। द चाइल्ड ग्रेजुअली बिकम्स लेस इंडिविजुअलिस्ट, ही एक्वायर्स सर्टेन सोशल क्वालिटीज। वो अब इस चीज से समझ लेता है कि वो अकेला नहीं है, द नंबर ऑफ पीपल आर इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी भी अपनी आइडेंटिटी है, तो वो उस चीज को समझना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले वो करता है, जो हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं, दैट इज ग्रुप प्ले। तो ग्रुप प्ले में जैसे बच्चे की उम्र 6 या 7 इयर्स की होती है, तो वो एक छोटे छोटे ग्रुप्स में खेलना शुरू कर देता है। वो ढूंढने लग जाता है कि उसके कुछ प्लेमेट्स हों ताकि वो उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सके। देन इज टीम गेम्स। 11 या 12 साल की उम्र में बच्चा बड़ी बड़ी टीम्स बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि क्रिकेट की टीम हो जाती है, बिग नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर देयर, तो बड़ी बड़ी टीम्स को एक खेलना शुरू कर देता है, इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बन जाता है बच्चों का या गैंग बन जाता है, तो उन्हें उसकी ग्रुप की इंपॉर्टेंस का पता होता है उस पीरियड में, एंड दे स्टिक टू दैट ग्रुप, और उसी में खेलते हैं, बातें करते हैं, दे एंजॉय टू दैट। देन इज ग्रुप एडजस्टमेंट। तो बच्चा इस चीज एज में, द चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग हाउ टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन दैट ग्रुप, ठीक है, उस ग्रुप को कोऑपरेट करता है, और जो ग्रुप के इंटरेस्ट्स हैं और जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसको वो कोरिलेट करता है और उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरह से वो ग्रुप में एक ग्रुप लॉयल्टी वाला फैक्टर आ जाता है, ग्रुप के साथ रहना, ग्रुप के क्या नॉर्म्स हैं, उनके क्या इंटरेस्ट है, तो अपने इंटरेस्ट को भी उनके इंटरेस्ट में वो मर्ज अप कर देता है। देन कम्स ग्रुप एडजस्टमेंट। तो इस स्टेज में द चाइल्ड लर्न्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ वेल इन दिस ग्रुप, कैसे उसने उस ग्रुप में अपनी जगह बनानी है, कैसे उसने कोऑपरेट करना है बाकी सब ग्रुप मेंबर्स के साथ, और कैसे ग्रुप इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट को चलते हुए उसने आगे बढ़ना है। देन कम्स ग्रुप लॉयल्टीज। ग्रुप लॉयल्टी जो है वो धीरे धीरे ग्रो हो जाती है, बिल्कुल लॉयल होते हैं अपने ग्रुप को लेके, और जो बच्चे को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उस ग्रुप में वो उसको हमेशा अवेल करते हैं और बहुत ही सिंसियरली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देन इज ग्रुप लीडरशिप, ठीक है, तो चाइल्ड में समटाइम्स अज्यूम दैट ही इज द लीडर और द अदर इज लीडर। उस ग्रुप में एक लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है कि कौन बच्चा ज्यादा लीडरशिप स्किल्स में इन्वॉल्व है, कैसे वो ग्रुप में अपने आप को एग्जिबिट कर सकता है एज ए लीडर ऑल्सो। तो लीडरशिप क्वालिटीज ग्रुप में ही शुरू हो जाती है देखनी। सेक्स डिफरेंस, तो इसमें भी, इस एज में भी बॉयज एंड गर्ल्स में बहुत ही डिफरेंट है। इस एज में बच्चों, बॉयज का अलग ग्रुप होगा, गर्ल्स का अलग ग्रुप होगा, ठीक है, और जो बॉयज होंगे वो जनरली उनके इंटरेस्ट होंगे कॉम्पिटिटिव गेम्स होंगी, लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी। गर्ल्स की लाइक दे टू टेक पार्ट इन इंडोर गेम्स लाइक बैडमिंटन, कैरम। तो इस तरह से उनके डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल एक्सेप्शंस आर देयर, गर्ल्स भी आजकल फील्ड्स में जा रही हैं, हॉकी, कबड्डी सब खेल रही हैं। तो इस तरह से बट मेजॉरिटी अगर देखें तो डिफरेंसेस आर देयर। Then comes planning. The child can plan his own activities. ठीक है, इस एज में अपने आप वो अब प्लान आउट कर सकते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है किसी भी खेल को। तो इस तरह से वो सोशल हो जाते हैं और इनिशिएट लेना शुरू कर देते हैं, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, कोई भी जैसे कोई गेम करनी है या कोई प्ले करना है, तो इस तरह की उनकी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं प्लानिंग वाली। देन कम स्टेटस कॉन्शियसनेस। तो बच्चों में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि वो इकोनॉमिक स्टेटस उनका क्या है, पेरेंट्स का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, और वो उस चीज को बहुत प्राउड फील करते हैं कि उनके पेरेंट्स, उनके फादर क्या है, मदर क्या है, व्हाट देयर द रोल प्ले दे आर डूइंग इन द सोसाइटी। तो और बहुत सारे जो क्या कहते हैं, जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे जो होते हैं, वो सीरियसली काफी इंफीरियरिटी भी फील करते हैं, और वो अपने आप को सोशल रिलेशनशिप में एक तरह से हैंडीकैप्ड फील करते हैं। उनको थोड़ी जैसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, उनकी क्लोथिंग कैसी है या उनके मैनर्स कैसे हैं, तो दे डू फील दिस थिंग्स। तो एक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस स्टेज में बच्चों की। तो बस इस तरह से बच्चों, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें भी छूटनी शुरू हो जाती हैं, और वो एक बहुत ही, जैसे ही वो अडल्ट होते हैं तो उनका एक माइंड का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट हो जाता है। सो सोशल बिहेवियर, देन कम्स दिस थिंग कि सोशल बिहेवियर के कौन कौन से फॉर्म हैं जिस कारण वो एक
गैंग लाइफ जो होती है बच्चे उसमें डेवलप हो जाते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ सोशल बिहेवियर व्हिच डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ गैंग लाइफ इन द चाइल्डहुड। ठीक है, तो बच्चों में भी एक तरह से ग्रुपिज्म आ जाती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ससेप्टिबिलिटी टू सोशल अप्रूवल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ससेप्टेबल होना सोशल अप्रूवल के लिए कि सोसाइटी किस चीज को अप्रूव कर रही है, किस चीज को डिसअप्रूव कर रही है। तो जैसे ही चाइल्ड बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर एक कंपेनियनशिप कि हाँ उसे अप्रूवल चाहिए कि वो कैसा दिख रहा है, कैसा उसका ड्रेसअप है, एवरीवन शुड लाइक हिम और हर। तो इस तरह का एक अप्रूवल चाहिए होता है उनको, तो वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा वो कीन होते हैं। देन इज सजेस्टेबिलिटी। तो बच्चे जो होते हैं बहुत सजेस्टेबल होते हैं, अपनी जो विश होती हैं वो अपने जो गैंग मेंबर्स होते हैं उनको सबको सजेस्ट करते हैं, बताते हैं कि हम लेट्स डू दिस थिंग, लेट्स डू दैट थिंग। देन इज कॉन्ट्रा सजेस्टेबिलिटी। तो जहाँ सजेशंस ज्यादा होंगी, मेंबर्स ज्यादा होंगे, तो उसके सजेशंस को मे बी कंसीडर किया भी जाए, ना भी किया जाए, या फिर आर्गुमेंट्स हों, तो ये सारी चीजें होने के काफी चांसेस होते हैं। रिवोल्ट भी हो जाता है, कई बार पेरेंट्स के साथ भी बच्चे रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं, एल्डर्स के साथ भी। जो ग्रुप में सीखते हैं, जो ग्रुप में उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी होती है, जो उन्होंने अपने नॉर्म्स बना रखे होते हैं, और वो पेरेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हो तो वो पेरेंट्स के भी अगेंस्ट हो जाते हैं। Then comes rivalry and competition. Rivalry and competition में हम ये देखते हैं कि बच्चे इस टाइम बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में रहते हैं। ठीक है, उनमें रेवलरी, उनमें बदला लेने की भावना बहुत हो जाती है, मैं कुछ गलत हूँ, और अपने ग्रुप के लिए तो बहुत ही लॉयल होते हैं। और रेवलरी एक गैंग की दूसरे गैंग के साथ भी हो सकती है, और जब गैंग के मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर आपस में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें इस स्टेज में देखनी शुरू हो जाती है। पहले जब छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल सॉलिटरी खेलता है, लेकिन धीरे धीरे वो 2-4 बच्चों के साथ खेलता है, लेकिन इस केस में आके उसके ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, तो उस हिसाब से उनके काफी सारे बीच में प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, लेकिन जुड़े रहते हैं वो। देन कम सोशल इनसाइट। इस एज में सोशल इनसाइट डेवलप हो जाती है, बच्चों को सोसाइटी की समझ आनी शुरू हो जाती है, और उन्हें पता लग जाता है कि हमें अपनी सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है। देयर इज ग्रुप प्ले। तो ग्रुप प्ले जो है, बिल्कुल जैसे बच्चा अकेला खेलता था तो अब वो ग्रुप में खेलना पसंद करता है। देन इज सेक्स क्लीवेजेस। बिल्कुल छोटे बच्चे थे तो तब बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठा खेलते थे, लेकिन इस एज में आके 8 to 10 इयर्स के एज में देखेंगे कि क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, गर्ल्स अलग खेलेंगे, बॉयज अलग खेलेंगे। ठीक है, इकट्ठे नहीं खेलेंगे वो, तो उनको गर्ल्स को अपना जैसे अपने गेम्स या अपना घर घर खेलना या इस तरह की एक्टिविटीज ज्यादा पसंद होंगी, और बॉयज को थोड़ा सा फील्ड में वॉलीबॉल और ये सब, इस तरह के दोनों के टेस्ट में डिफरेंस होगा, और वो अपने अपने अलग ग्रुप्स में ही खेलते हैं। ठीक है।